जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 21 मार्च को चुनाव होगा, क्योंकि राज्यसभा की ये 2 सीटें खाली हो रही हैं। कांग्रेस के धीरज साहू और भारतीय जनता पार्टी के समीर उरांव का कार्यकाल पूरा होने के कारण ये दोनों सीटें खाली हो रही हैं। वर्तमान में एक सीट कांग्रेस के पास है, जहां से धीरज साहू सांसद हैं, और दूसरी सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, जहां भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव सांसद हैं। संख्या का गणित देखें तो एक सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन और दूसरी सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं सूत्रों के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन में एक सीट पर दावेदारी को लेकर तकरार की भी संभावना बनती दिखाई दे रही है। हालांकि सरफराज अहमद से जब गांडे की सीट खाली कराई गई थी तो उस समय ये बातें सामने आ रही थी कि सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजा जा सकता है, और चूंकि सरफराज अहमद लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं और बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं, तो ऐसे में उनको उम्मीदवार बनाए जाने से कांग्रेस को भी कोई खास दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अभी चंपई सोरेन मंत्रिमंडल के विस्तार में 12वें मंत्री पद को लेकर अड़ंगा लगा दिया और बैजनाथ राम को राजभवन से नियुक्ति का वारंट भेजने के बावजूद जिस तरह से रास्ते से वापस कर दिया गया, वैसे में अब ये आशंकाएं बन रही हैं कि क्या कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा को इतनी आसानी से ये सीट लेने देगी, और वह भी उस परिस्थिति में जब धीरज साहू कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं और उनकी जब सीट खाली होगी तो क्या कांग्रेस इस सीट को झारखंड मुक्ति मोर्चा को देने पर मान जाएगी। धीरज साहू के यहाँ कुछ दिन पहले इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, 350 करोड़ से ज़्यादा रुपए बरामद हुए थे। ऐसे में क्या धीरज साहू को दोबारा उम्मीदवार बनाया जाएगा या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में ये सीट चली जाएगी, इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। और ऐसी सूरत बनती दिख रही है कि सीट पर अभी कांग्रेस जेएमएम के बीच बहुत सारे डायलॉग होंगे, तकरार होने की भी संभावना है। तो अगर ऐसा होता है तो चंपई सोरेन सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गठबंधन में यह लगातार दूसरी तकरार होगी। मैं 2-3 वीडियो में बता चुका हूं कि सीटों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में इस बार बहुत सारा पेच फंसने की संभावना है, और ऐसी हालत में जब हेमंत सोरेन बाहर नहीं है, वे जेल में हैं, कैसे हैंडल किया जाएगा इन सिचुएशंस को, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लोकसभा की बात करें तो सिंहभूम सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा दावा कर रहा है, कोडरमा सीट पर दावा कर रहा है, लोहरदगा और खूंटी की सीट पर दावा कर रहा है। वैसे में सबसे पहली परीक्षा मार्च में होने वाले राज्यसभा चुनाव पर ही होगी। दोस्तों, राज्यसभा के लिए महागठबंधन की एक सीट अभी कांग्रेस के खाते में है, लेकिन जीत के लिए ज़रूरी आंकड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 29 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास मात्र 17 विधायक हैं। आंकड़े झारखंड मुक्ति मोर्चा के दावे को दम दे रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा में अपनी मजबूती के लिए कांग्रेस इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है। झारखंड बनने के बाद से अब तक 4 बार राज्यसभा का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। 2004 में भारतीय जनता पार्टी के यशवंत सिन्हा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टीफन मरांडी निर्विरोध सांसद चुने गए थे। 2006 में कांग्रेस की माबेल रिबेलो और भारतीय जनता पार्टी के एस अहलुवालिया को निर्विरोध निर्वाचित करके संसद भेजा गया था। 2014 में भाजपा समर्थित परिमल नाथवाणी और राजद के प्रेमचंद गुप्ता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था, और 2022 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी और भारतीय जनता पार्टी के आदित्य साहू निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। समीर उरांव और धीरज साहू 2018 में चुने गए थे, और 2018 में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कुल 3 उम्मीदवार खड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने समीर उरांव के साथ साथ प्रदीप सोंथालिया को भी चुनाव मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस से केवल धीरज साहू थे। तब विधानसभा में 80 विधायक थे। इनमें से 78 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। एक विधायक के प्रथम वरीयता के मत की वैल्यू 1 थी। सेकेंड प्रीफरेंस के वोट की वैल्यू
0.033 थी। जीत के लिए 26 वोटों का मिलना ज़रूरी था। इस तरह भाजपा के 27 विधायकों ने समीर उरांव को वोट किया। इन 27 में 3 विधायकों ने प्रदीप सोंथालिया को भी सेकेंड प्रीफरेंस का वोट दिया था। इस तरह 0.33 गुणा 3 अर्थात 0.99 वैल्यू का वोट समीर उरांव के खाते से कट गया, लेकिन उन्हें 26.01 वोट मिले और वह जीत गए। दूसरी ओर कांग्रेस के धीरज साहू को 26 वोट मिले और वह भी जीत गए, लेकिन सोंथालिया को फर्स्ट प्रीफरेंस के 25 और सेकंड प्रीफरेंस के 0.99 वोट यानी कुल 25.99 वोट मिले और वह 0.01 वोटों से चुनाव हार गए थे। धीरज साहू इस तरह पूरे देश में सबसे कम वोटों के अंतर से चुनाव जीतने वाले नेता बने। ये चुनावी अंकगणित की बात हो गई, महागठबंधन के प्रत्याशी की बात हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? झारखंड के राज्यसभा चुनाव में इस बार भाजपा के लिए समीर उरांव और आशा लकड़ा में से किसको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, इसको लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कुछ और नाम भी चर्चा में हैं, जिनमें संथाल परगना से लुइस मरांडी हैं। ऐसे और भी बहुत सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन प्रमुख नाम यही है, समीर उरांव और आशा लकड़ा। साथ में अरुण उरांव की भी चर्चा चल रही है, जो भाजपा के जनजातीय मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और समीर उरांव, जिनकी सीट इस बार खाली हो रही है, वे भाजपा जनजातीय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ आशा लकड़ा का भी नाम चल रहा है। अब इसको लेकर पार्टी के अंदर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अगर समीर उरांव चुने गए तो वे दोबारा राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, जबकि अगर आशा लकड़ा या अरुण उरांव के नाम पर सहमति बनी तो वे पहली बार राज्यसभा में जाएंगे। झारखंड भाजपा में अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले समीर उरांव और आशा लकड़ा दोनों स्थापित चेहरे हैं। समीर विधायक रह चुके हैं, राज्यसभा सदस्य के साथ अभी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आशा लकड़ा मेयर रह चुकी हैं, भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री के साथ अभी पश्चिम बंगाल की सह चुनाव प्रभारी भी हैं। झारखंड के संदर्भ में इन दोनों से केंद्रीय नेतृत्व को काफ़ी उम्मीदें हैं। दोनों को भी संगठन हर दृष्टिकोण से मांझ रहा है, उनको ग्रूम कर रहा है, और सांगठनिक रूप से ये दोनों पूरे देश के प्रवास पर रहते हैं। लेकिन अरुण उरांव भी एक बड़ा चेहरा है। भारतीय पुलिस सेवा से वीआरएस लेकर राजनीति में आए। उनके पिता बंदी उरांव कद्दावर नेता रहे, आदिवासी नेता रहे, आईपीएस रहे वो भी, लेकिन कांग्रेस में थे, मंत्री रहे। और डॉक्टर अरुण उरांव के ससुर कार्तिक उरांव महान आदिवासी नेता के रूप में उनकी पहचान है और देश के सबसे प्रतिभाशाली नेताओं में, सबसे कद्दावर आदिवासी नेताओं में उनकी गिनती होती है। उनकी सास सुमति उरांव भी सांसद रह चुकी हैं। डॉक्टर अरुण उरांव की पत्नी गीताश्री उरांव भी मंत्री रह चुकी हैं झारखंड सरकार में। तो एक लंबा चौड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड है डॉक्टर अरुण उरांव के पीछे, और वो भी जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं फिलहाल। और जबकि भाजपा आदिवासियों पर ज़्यादा फोकस कर रही है, तो अब देखना होगा कि आशा लकड़ा, समीर उरांव, अरुण उरांव, लुइस मरांडी जैसे नेताओं में से किसको फोकस किया जाता है। और एक गौर करने वाली बात ये भी है कि समीर उरांव हो, आशा लकड़ा हो या डॉक्टर अरुण उरांव हो, ये सभी एक ही इलाके से आते हैं, यानी गुमला लोहरदगा के इलाके से आते हैं। लेकिन संथाल परगना में, जहां भारतीय जनता पार्टी अभी ज़्यादा फोकस कर रही है, वहां भी कुछ नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी की ज़रूर नज़र होगी। लुइस मरांडी लोकसभा का पिछला चुनाव हार गई थी, तो उनका नाम भी कहीं कहीं सुनने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, एक और नाम चर्चा में आ रहा है, और वो नाम है अर्जुन मुंडा का। अर्जुन मुंडा जो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं और फिलहाल केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं। दो बड़े मंत्रालय संभाल रहे हैं अर्जुन मुंडा। चुनाव उन्होंने खूंटी लोकसभा सीट से जीता था 2019 में, और खूंटी लोकसभा सीट से उनकी जीत बहुत महीन रही थी। करीब 1447 वोटों से उनकी जीत हुई थी। और फिलहाल ऐसी परिस्थिति में जब हेमंत सोरेन ईडी की कार्रवाई में जेल चले गए हैं, आदिवासियों की सहानुभूति दिखाई दे रही है हेमंत सोरेन की तरफ, महागठबंधन की तरफ, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहीं न कहीं इस बात पर भी विचार कर रहा है कि क्या केंद्रीय मंत्री को एक ऐसी सीट पर लड़ाया जाए जहां वो सीट फंसने की सूरत दिखाई दे रही है, क्योंकि आदिवासी बहुल सीटों पर इस बार हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का कुछ असर दिखाई देगा, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिल्कुल नहीं चाहेंगे
कि जिन आदिवासियों की वे बात कर रहे हैं उसी आदिवासी का मंत्रालय संभाल रहा नेता किसी सीट पर चुनाव में फंस जाए या उसकी हार हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में ये सूरत बन रही है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को राज्यसभा भेजा जा सकता है और खूंटी में भारतीय जनता पार्टी नया उम्मीदवार देगी। ये उम्मीदवार नीलकंठ सिंह मुंडा हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है, लेकिन समीर उरांव, आशा लकड़ा, अरुण उरांव, लुइस मरांडी के साथ साथ इस बात की भी संभावना है कि अर्जुन मुंडा भी राज्यसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं झारखंड से, क्योंकि खूंटी उनका चुनाव क्षेत्र है। ऐसी खबरें आती रही हैं कि अर्जुन मुंडा इस बार खूंटी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने जमशेदपुर सीट से लड़ने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन भाजपा का आला कमान उनको किसी अनरिजर्व सीट से खड़ा करने के मूड में नहीं है। भाजपा आला कमान का मानना है कि गैर आरक्षित सीटों से किसी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को खड़ा करने से बाकी उम्मीदवारों को एकोमोडेट करने में दिक्कत होगी। तो ये हो सकता है कि अगर अर्जुन मुंडा खूंटी से न लड़ना चाहें या उनके चुनाव जीतने में कुछ अड़चन दिखाई दे तो उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है, क्योंकि अर्जुन मुंडा बड़ा चेहरा बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में दो बड़े मंत्रालय संभाल रहे हैं, मोदी और अमित शाह के काफ़ी करीब हो गए हैं और इसलिए उनको कृषि मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया है, जहां वे अभी आंदोलनरत किसानों से वार्ता कर रहे हैं। तो मुंडा की छवि धीरे धीरे एक बड़े राष्ट्रीय नेता के तौर पर बनती जा रही है और ऐसे में उनको खूंटी जैसी असुरक्षित सीट पर उतारकर भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहेगी जो बाद में उसके लिए एम्बैरेसमेंट का कारण बने। तो अर्जुन मुंडा इस बार राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं झारखंड से, इस बात की भी संभावना बन रही है। तो फिलहाल देखते रहेंगे कि बीजेपी इस बार किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। जहां तक जीत के नंबरों की बात है तो बीजेपी के पास 26 विधायक हैं, जिनमें से सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो काफ़ी बीमार हैं, लंबे समय से इलाज करा रहे हैं, तो संभावना है कि वे वोट देने नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा आजसू के पास 3 विधायक हैं, तो 25 बीजेपी के अगर होते हैं और 3 आजसू की, ये संख्या 28 हो जाती है। साथ में कमलेश सिंह, अमित यादव और सरयू राय को मिलाकर यह आंकड़ा 32 पहुंच सकता है, जो कि किसी भी उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए पर्याप्त संख्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार आसानी से राज्यसभा पहुंच जाएगा, लेकिन वो उम्मीदवार कौन होगा ये कुछ दिन बाद साफ हो जाएगा। 21 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होगा और उसी दिन नतीजे आ जाएंगे। तो कौन होगा महागठबंधन का उम्मीदवार, कौन होगा बीजेपी का उम्मीदवार, ये जल्दी ही साफ हो जाएगा। और राज्यसभा चुनाव के बाद फिर लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। वहां सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो जाएगी, कौन उम्मीदवार कहां से लड़ेगा, किस पार्टी से कौन उम्मीदवार खड़ा होगा। इन सब की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।